गुड मॉर्निंग बच्चों अपन ने बेसिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। उस लेक्चर में अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मास जो लो था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो लो था वो दिया था लेवोसियर ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवोसियर ने। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सेकंड लॉ था उसमें वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जिसको आप डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। ये जो लॉ था वो किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इस लॉ में क्या याद रखना है कि जो बनने वाला कंपाउंड है उस कंपाउंड में भले वो जैसे CO2 ले रखा है मैंने एग्जांपल के तौर पर, CO2 भले किसी भी मेथड के थ्रू बने, CO2 भले किसी भी मेथड के थ्रू बने, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मैंने इसमें डेफिनेशन कैसे लिखा है कि इसमें मैंने कहा कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, a chemical compound always contain same elements combined together in the same proportion by mass। क्या कह रहा है? combined together in same proportion by mass irrespective of its source or method of preparation। भले इसका मेथड प्रिपरेशन का मेथड या सोर्स का मेथड कैसा भी हो, लेकिन जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर है द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे मैंने अगर मैं बात करूं इस कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है, कार्बन ऑक्सीजन का CO2 के अंदर वो कितना है? कार्बन कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 32। क्योंकि देखो एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 6 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 12। ऐसे ही ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो बाय मास की बात करें तो कार्बन का 12 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 16 2 कितना हो जाएगा 32। कि यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन कितना मास रख लिया 32 O2 के रिस्पेक्ट में, और कार्बन कितना रख लिया 12। अब देखिए मैंने कैल्शियम कार्बन को हीट किया, कैल्शियम कार्बन को हीट करते कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बने। इस CO2 का मास देखें तो यहाँ जो CO2 बन रही है वही CO2 का मास इस CO2 के मास के इक्वल होगा। यही बस ये होगा। जैसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2 बना, तो जो मास इसका होगा इस कैल्शियम कार्बन के हीटिंग करने से जो CO2 गैस बनी उस गैस का मास सोडियम बाइकार्बोनेट में हीट करने के बाद जो बनने वाली CO2 गैस है उसके जैसा होगा, एक ही होगा। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करता हूं तो क्या बन रही है CO2। तो यहाँ जो CO2 बन रही है मेथड कोई सा भी हो, प्रिपरेशन मेथड कोई सा भी हो या सोर्स कोई सा भी हो, जो बनने वाले CO2 का जो मास होगा वो क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में होगा, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। यही लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। दिया किसने था? जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं वाटर मॉलिक्यूल का। देखिए अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की सोर्स की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी मिले, लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल का जो बाय मास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के हिसाब से होगा वो कितना होगा 18 ग्राम। भले ही वाटर ऑस्ट्रेलिया में हो या भले ही वो वाटर इंडिया में हो, भले ही ये वाटर कहीं पे भी हो, स्पेस में कहीं पे भी हो, वाटर का जो मास होगा वो कितना आएगा 18 ग्राम। भले सोर्स का ऐसा भी हो, मेथड कोई सा भी हो, बाय मास जो कंपाउंड का होगा वो सभी जगह क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसी में अपन थर्ड लॉ की बात करते हैं जो क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको दिया किसने था? इट इज गिवन बाय जॉन डाल्टन एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन 1 कंपाउंड। क्या कह रहा है? अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मास ऑफ 1 एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट का मास दैट कंबाइन विद अनदर फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो कि किसी फिक्स मास वाले अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, दे आर रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो उनका जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा, यानी वो आपस में एक दूसरे क्या होंगे? मल्टीपल प्रोपोर्शन में होंगे। वापिस देखिए ये कह रहा है कि इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपोनेंट्स। क्या कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। द मास ऑफ 1 एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट का मास दैट
कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो कि किसी फिक्स मास वाले अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, आर इन द रेशियो, क्या कह रहा है, आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, वो आपस में क्या होंगे, आपस में होल नंबर रेशियो में होंगे, यानी आपस में मल्टीपल प्रोपोर्शन में होंगे। अगर मैं बात करूं H2O और H2O की, इसमें अगर मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूं और यहाँ जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसकी बात करता हूं, तो यहाँ जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसका मास कितना 16 और यहाँ जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो 16 दूसरा कितना हो गया 32, यानी ये आपस में एक दूसरे क्या हो गए, मल्टीपल प्रोपोर्शन में हो गए, एक दूसरे क्या हो गए 1:2, होल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो ये क्या हो गया एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन में हो गए 1:2 में। ऐसे अगर मैं SO2 और SO3 की बात करूं तो यहाँ SO2 32 हो गया ऑक्सीजन का मास और यहाँ SO3 ऑक्सीजन कितना हो गया 32। अगर यहाँ से देखें तो 16 2 जा 32 और 16 3 जा सॉरी 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, तो ये कितना हो जाएगा 2:3 में हो जाएगा। ये भी क्या है होल नंबर है। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन की इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 के अंदर बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन कितना मास है 16 और यहाँ ऑक्सीजन कितना मास है 32, तो ये भी आपस में क्या हो गया एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन में हो गए 1:2, तो इनका जो रेशियो है वो किस में आ रहा है होल नंबर में आ रहा है, होल सिंपल रेशियो नंबर में आ रहा है। तो इस तरह से अपन ने दो लॉ और डिस्कस कर लिए हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ डिफाइनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो किसने दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, और तीसरा जो लॉ था वो था मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो किसने दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था। इस तरह से अपन एक लॉ और बच रहा है, उस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 लॉ थे, उनमें से तीसरा हो गया, चौथा देखिए नोट कीजिए इसको। देखिए चौथे लॉ की बात करते हैं। चौथा जो लॉ है वो क्या है अवगाद्रो लॉ या अवगाद्रो हाइपोथेसिस। अवगाद्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस रखूंगा तो वो क्या करेगा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स के क्या होंगे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और HCl के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें अगर हाइड्रोजन के एटम काउंट किए जाएं, क्लोरीन के एटम काउंट किए जाएं, वही एटम्स यहाँ टोटल होंगे, जैसे हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन के 2। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलकर के, क्लोरीन के 2 एटम्स मिलकर के HCl के 2 मॉलिक्यूल बना रहे, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ क्लोरीन ऑफ हाइड्रोजन वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यही क्या है अवोगाद्रो लॉ और अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है। ठीक, देखिए इस फिफ्थ लॉ की बात करते हैं। क्या है गैलोसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये किसने दिया था वही गैलोसेक ने दिया था। अब इसने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इसने क्या नोटिस किया कि अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराता हूं तो ये बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन को कंबाइन करवाया मैंने ऑक्सीजन के साथ और इसने क्या बनाया वाटर मॉलिक्यूल बनाया। तो उसने ये कहा कि अगर हाइड्रोजन के मैं 100 ml ले लेता हूँ और ऑक्सीजन के अगर मैं 50 ml ले लेता हूँ तो जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो बन रहा होता है अपने पास 100 ml। तो इसने ये कहा कि जो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, जो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं वो बाय वॉल्यूम क्या होंगे सिंपल रेशियो में होंगे। यानी ये 100 है और ये 50 है, तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो ये भी गैस मॉलिक्यूल है और ये भी गैसेस मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या आएगा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम आएगा। देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट वो देखें। इसने कहा कि ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस कंबाइन हो रही होती हैं या प्रोड्यूस कर रही होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही होती हैं इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो। वो किस फॉर्म में होंगे सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को
ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करूं तो ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी मैं ये कह दूं कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम जब ऑक्सीजन के एक वॉल्यूम से कंबाइन करेंगे तो वाटर के 2 वॉल्यूम बनेंगे। तो यहाँ अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो यहाँ रेशियो कितना मिल रहा है अपने को 2:1 मिल रहा है, जो कि एक सिंपल रेशियो है। तो इस तरह से अपन ने लॉ ऑफ गैसेस लॉ ऑफ गैलोसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी अपन ने डिस्कस कर ली। बहुत सिंपल है, केवल क्या कह रहा है स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जब कोई रिएक्शंस के मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब आपको कुछ टर्म्स आपको लर्न करनी है, एटॉमिक नंबर्स अपने को याद करने हैं, एटॉमिक मास अपने को याद करना है, क्योंकि अपन क्या निकालेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये चीजें जब काम में आएगी अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें बहुत ही काम में आएगी। चलिए नोट कीजिए। देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर का मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं 1 से 20 तक, आप उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद करेंगे। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर मैं बात करूं हीलियम की, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। ऐसे ही लिथियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। ऐसे ही बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4। बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन आएंगे, सिलिकॉन 14 पर, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। ये एटॉमिक नंबर इधर मैंने दे दिए, ये अपने को याद करना है। अब देखिए एटॉमिक नंबर के साथ साथ अपने को कुछ मॉलिक्यूल्स, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए, ताकि अपन किसी एटम्स के एटॉमिक मास के हेल्प से किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 होता है एक्चुअल, लेकिन न्यूमेरिकली अपन कितना यूज करेंगे, केवल 1 ही यूज करेंगे। ऐसे ही अगर मैं हीलियम के एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो वो कितना होता है 2 होता है, सॉरी 4, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है 4। ऐसे लिथियम का एटॉमिक मास कितना आ रहा है 6.9, इसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली अपन ये यूज करेंगे, ये एग्जैक्ट यूज नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल में अपन कितना यूज करेंगे लिथियम के लिए 7 यूज करेंगे। ऐसे ही बेरिलियम कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 9। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो 10.8 होता है, जिसको अपन कितना मान के चलेंगे 11 यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में जब अपन यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे 11 एटॉमिक मास ऑफ बोरोन यूज करेंगे। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 10 में पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंस होता है, टेट्रावैलेंस, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ये अपन ने 10th में पढ़ा है। ऐसे ही नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो रहा है 14। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना हो रहा है 16। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो 19। ऐसे ही अगर मैं नियोन की बात करता हूँ तो कितना हो रहा है अपने पास एटॉमिक मास 20 हो रहा है। सोडियम के अंदर कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, और जो एटॉमिक मास है वो कितना हो रहा है अपने पास 23। ऐसे ही मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 24। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये कितना होता है 27 एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। सिलिकॉन की बात करें तो 28 एटॉमिक मास होगा। ऐसे अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ तो कितना हो गया 31। ऐसे अगर मैं सल्फर की बात करूँ कितना हो रहा है 32। ऐसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो 35.8
5। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो 40, पोटेशियम की बात करता हूं तो 39.06। ठीक है, या 39 भी अपन न्यूमेरिकली 39 ही यूज कर लेंगे। अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूं तो कितना होता है इसका एटॉमिक मास 40। अगर आपको क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आपसे कोई सा अगर पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास पूछ लें, ठीक, तो आप जिससे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि NaCl का मॉलिक्यूलर, भाई मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक कितना होता है 11 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो ये तो लीजिए 23। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो इसमें ऐड कर दीजिए 35.5, कितना हो गया 58.5। इस NaCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर मैं NaOH की बात करूं तो देखिए सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 23, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 और हाइड्रोजन कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 40। तो इस तरह से अपन इन एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया मैंने, कैल्शियम का कितना होता है 40। अब 2 क्लोरीन है, तो अगर मैं बात करूं एक क्लोरीन के 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोले, या 70 कर दो, तो ये 40 प्लस 70 71 हो जाएगा। हेड वैल्यू कितना हो गया 111 हो गया, 111 इसका एटॉमिक मास आ गया है। कितना आ रहा है 111 इस कैल्शियम क्लोराइड का एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं और भी कंपाउंड की, जैसे KCl अपन ले लेते हैं, KCl अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो 39 और क्लोरीन की बात करूं तो 35.5, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 5 9 5 14 3 6 7, तो 74 इनका एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स के इन एटम्स के एटॉमिक मास भी याद करने हैं, ताकि अपन क्या कर सकेंगे इसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अपन कैलकुलेट कर सकेंगे। ऐसे अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने NCERT में ही है। अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 2 का कितना हो गया 2, प्लस सल्फर कितना होता है 32, ये रहा सल्फर कितना है 32। अब एक ऑप्शन का 16 होता है तो 4 ऑप्शन कितना हो गया 16 4 जा 64। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए 4 2 6 और ये कितना हो गया 2 8 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो H2SO4 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो कितना आ रहा है अपने पास 98 आ रहा है। ऐसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, NaCl हो गया, NaOH हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, KCl, H2SO4 और भी ले सकते हैं, जैसे H3PO4 ले लीजिए। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 3 कितना हो गया 3, प्लस फॉस्फोरस से कितना अपने पास 31 और वही एक ऑप्शन में कितना होता है 16, तो 4 ऑप्शन कितना हो गया 64, ऐड कर लीजिए 6 और 1 5 और 3 8 और 6 और 3 9, देखिए कितना हो गया 98 हो गया। तो इस तरह से अपन हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अपन इजी वे में निकाल सकते हैं, कब, जब अपने को एटॉमिक मास के बारे में पता हो। ध्यान रखना, इनमें से भी अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल देखो थोड़े थोड़े याद कर सकते हैं अपन, एक साथ तो याद नहीं हो सकते, लेकिन अगर अपन थोड़े थोड़े भी याद करें, एक दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के एटॉमिक मास पर डे के हिसाब से याद करें, तो देखिए क्लोरीन का इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम का इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ऑक्सीजन का, ये तो याद करने ही करने हैं, ये तो कंपलसरी है, ये तो बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, तो इनके एटॉमिक मास आपको टाइम टू टाइम याद करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं वो डिस्कस कर लिया लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सेकंड लॉ अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, क्या था, डिफाइनाइट लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद अपन ने थर्ड लॉ बात की, वो कौन सा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय द डाल्टन।
ऐसे ही अगर फोर्थ लॉ की बात करें तो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस और अवोगाद्रो लॉ अपन ने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ लॉ की बात करें तो गैलिलियो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में कुछ एटम्स के अपन ने क्या कर लिए, एटॉमिक मास के डिस्कस कर लिए, और उन एटॉमिक मास की हेल्प से अपन कैसे किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। ये अपन न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आज इसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो आप क्या कर लीजिए, इन एटम्स के एटॉमिक मास को लाइन टू एक या दो दिन में एक, जैसे एक दिन में अगर आप 2 एटम के एटॉमिक मास करोगे, लर्न करोगे, तो ये इजी वे में लर्न होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो वीडियो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मैटर और मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए नोट कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।